आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। और वो खबर जो सबसे पहले आपको दिखाने जा रही हूं, पूरी दुनिया में मोदी पुतिन की दोस्ती का डंका बज रहा है। पुतिन अभी भारत में है, बस कुछ मिनट के बाद रूस के लिए रवाना होंगे। लेकिन दुनिया भर में ट्रंप से लेकर जिनपिंग ने, पाकिस्तान से लेकर यूरोप के देशों ने मोदी पुतिन की दोस्ती पर क्या कहा है, आज आपको बताऊंगी। आज दुनिया भर की हेडलाइंस में कैसे मोदी पुतिन छाए रहे हैं, आज ये खबर आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ साथ बयान चल रहा है जिसे लेकर विपक्ष ने भी हल्ला बोल दिया है, आज ये खबर आपको दिखाऊंगी। और इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि कल 6 दिसंबर है, बाबरी की बरसी का दिन है। और बाबरी की बरसी के दिन कैसे फिर से बाबरी की नींव रखने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं, हजारों की भीड़ बाबरी की नींव रखने के लिए जुट रही है, आज वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। और सारे मेहमानों के माइक ऑन कर रही हूं। यूपी में एक्शन है, बंगाल में टेंशन है। मैं बस 5 मिनट के बाद इस खबर पर अपने सारे मेहमानों के माइक ऑन करने जा रही हूं। लेकिन उससे पहले आपको आज की वो तस्वीर दिखाना चाहती हूं जिस पर दुनिया की नजर थी। जी हां, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस तस्वीर से शुरू कर रही हूं जो सबसे पहले आपको दिखाती हूं। यह तस्वीर देख लीजिए, राष्ट्रपति पुतिन को कैसे आज रेड कारपेट दिया गया। पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, जहां उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देखिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को रिसीव किया। जो संदेश था कि चाहे कुछ भी हो जाए, रूस भारत बहुत अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त रहेंगे। रेड कार्पेट वेलकम के बाद पुतिन को ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर की यह तस्वीर आप देख लीजिए। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने कैसे जवानों ने सलामी दी है, वो तस्वीर आपके सामने है। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी ने एक बार फिर से शांति की बात की। कहा कि यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद भारत रूस लगातार संपर्क में रहे हैं, भारत शांति के पक्ष में है। पुतिन ने भी यूक्रेन मुद्दे पर भारत के इस पक्ष का समर्थन किया है। सबसे बड़ी बात, पुतिन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से मिलकर लड़ेंगे, जिसका सीधा मतलब है कि पुतिन ने भारत में बैठकर ट्रंप को संदेश दे दिया कि आप भले ही भारत पर टैरिफ लगाओ, मुझ पर सैंक्शंस लगाओ, यानी रूस पर सैंक्शंस लगाओ, लेकिन हम दोनों साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करते रहेंगे। पुतिन ने एक बार फिर से मल्टीपोलर वर्ल्ड होने की बात कह दी है। तो दोस्ती की इन तस्वीरों पर दुनिया की भी नजर रही, जैसा मैंने कहा, क्योंकि यहां से बड़ा संदेश दिया गया। और इसीलिए आपको बताती हूं कि किस तरह का संदेश दुनिया भर में आया है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, रूस दुनिया में अलग थलग नहीं है, ये बीबीसी ने लिखा। वो कह रहे हैं भारत रूस साझेदारी काफी मजबूत यात्रा का एक बड़ा राजनीतिक संदेश रूस दिखाना चाहता है कि वो अकेला नहीं है। ये बीबीसी ने लिखा है। वहीं ग्लोबल टाइम्स जो कि चीन का मुखपत्र है, वो क्या कह रहा है, भारत रूस रिश्ते बेहद रणनीतिक हैं, किसी भी बाहरी दबाव को झेलने में सक्षम है, दोनों देश स्वतंत्र विदेश नीति को बढ़ाना चाहते हैं। अब आप सोचिए, चीन का मुखपत्र भारत और रूस की दोस्ती की तारीफ कर रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। यूक्रेन से छपने वाला कीव इंडिपेंडेंट क्या कह रहा है, भारत रूस में दशकों पुरानी दोस्ती है, भारत की कूटनीति की बड़ी परीक्षा है। अब देखिए कीव इंडिपेंडेंट क्या कह रहा है, भारत रूस पर दबाव बनाए ताकि युद्ध कमजोर पड़े। अब आप समझ सकते हैं अलग अलग देश किस तरह से उनका नजरिया इस दोस्ती को देखने का अलग है, क्योंकि यूक्रेन जाहिर तौर पर चाहता है कि युद्ध रूस से खत्म हो। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, रूस के पास बड़ा ग्लोबल पार्टनर मौजूद है, दोनों देशों का रिश्ता दशकों पुराना और मजबूत है। पीएम मोदी के लिए संतुलन बनाना मुश्किल होगा, यानी कि वो अमेरिका और रूस कैसे संतुलन बनाएंगे, ये मुश्किल हो सकता है। वहीं ब्रिटेन का गार्जियन लिख रहा है, रूस भारत अमेरिका से घबराने वाले नहीं हैं। सोचिए, अमेरिका का कोई दबाव इन पर काम नहीं करेगा, इनकी दोस्ती ऐसी है। वहीं पाकिस्तान का द डॉन क्या लिख रहा है, पुतिन की भारत यात्रा मोदी के लिए कठिन होगी
रूस के साथ डील से अमेरिका नाराज हो जाएगा। वो वही छाप रहा है जो उसके देश के लोग पढ़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं दोनों के बीच व्यापार बातचीत पर असर पड़ सकता है। और वही अल जजीरा ने क्या छापा है ये भी आपको बताती हूं। दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत रिश्ता है। काफी मजबूत संदेश गया कि भारत पश्चिमी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। पुतिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से अलग थलग नहीं है। तो यह संदेश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अलग अलग देशों ने सबकी नजर पुतिन और मोदी की इस दोस्ती की तस्वीर पर थी। तो यह तो एक तस्वीर आई, एक संदेश मोदी पुतिन दोस्ती ने दुनिया को दिया। लेकिन एक संदेश यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दे रहे हैं। वो तस्वीर जरा देख लीजिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है। और फुल एक्शन में किसे लेकर है? सीएम योगी इन दिनों एसआईआर को लेकर एक्शन में है। लगातार प्रदेश के अधिकारियों और पार्टी से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। योगी एक्शन में आए तो योगी फोर्स ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको तस्वीरें मैं कानपुर से दिखाती हूं। कानपुर की तस्वीरें दिखाती हूं जहां घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान चलाया गया। अब पुलिस अधिकारियों ने कई इलाकों में लोगों के आधार और बाकी दस्तावेजों की जांच की है। इसको फुल काट दीजिए जिससे घुसपैठियों का पता लगाया जा सके। ये तस्वीरें आई हैं, देखिए ये तस्वीरें कानपुर से आई। घुसपैठियों की जांच का ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। ये यूपी में हो रहा है जहां योगी आदित्यनाथ ने सीधे अब एसआईआर की कमान, घुसपैठियों पर एक्शन को लेकर कमान अपने हाथों में ले ली। आपको बताती हूं कि एसआईआर को लेकर एक्शन में कैसे है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। सभी सांसदों विधायकों को साफ शब्दों में निर्देश जारी किया गया है। एसआईआर को धरातल पर उतारने के लिए काम कीजिए। ये बैठक उन्होंने की और ये संदेश दिया। शादी बारात अगले 7 से 8 दिन के लिए स्थगित कर दीजिए। सिर्फ एसआईआर अभियान को सफल बनाने में आप जुट जाइए। कड़ा संदेश दिया कि अब कोई बहाना नहीं चलने वाला है। आपको इस काम को खुद अपने हाथों में लेना होगा। एक भी घुसपैठिए का नाम सूची में नहीं रहना चाहिए। यह योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों और अपने विधायकों से कहा है। बीएलओ के साथ खुद जाइए, फॉर्म भरवाइए, काम करे कार्यकर्ता। ये बोला है योगी आदित्यनाथ ने अपने विधायकों से भी और अपने कार्यकर्ताओं से भी। अब सोचिए, इधर योगी आदित्यनाथ एक्शन में है, लेकिन बंगाल में एक अलग टेंशन चल रही है। उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबरी के पोस्टर्स लग गए हैं और कल बाबरी की बरसी के दिन नई बाबरी की नींव रखने की बात हो रही है। ये जो तस्वीरें आई, मुर्शिदाबाद की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए गए। बाबरी पर बवाल थम नहीं रहा है। देखिए कितनी संख्या में लोग टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के साथ बाबरी की नींव रखने के लिए पहुंच रहे हैं। टीएमसी से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उस जगह पहुंचे हैं जहां पर बाबरी बनाने का ऐलान किया गया है। तो ये जो तस्वीर आपने देखी, ये आ रही है बंगाल से, जहां बाबरी की बरसी के दिन ही बाबरी की नींव रखने की बात हो रही है। तो वहीं 6 दिसंबर से पहले वीएचपी ने हल्ला बोल कर दिया है। वीएचपी ने प्रदर्शन किया है, नई बाबरी नहीं बनने देंगे। हाथों में पोस्टर लेकर घुसपैठियों को भगाएंगे, हर बाबरी को गिराएंगे। ये वीएचपी ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीर भी देख लीजिए। 6 दिसंबर से पहले यूपी के अयोध्या में भी 6 दिसंबर को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। यही वजह के है कि अब पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की जांच की जा रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स की नजर है। तो पूरे यूपी में हाई अलर्ट है क्योंकि कल 6 दिसंबर है। तो 6 दिसंबर से पहले जहां एक तरफ पुलिस अलर्ट मोड पर है, हाई अलर्ट पर यूपी है, वहीं बंगाल में अगली बाबरी को लेकर तनाव बना हुआ। एक रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए और फिर मेरे सारे मेहमानों के माइक ऑन हो। यूपी में योगी ने संभाली एसआईआर की कमान। गली गली में घुसपैठियों की तलाश।
18 नवंबर को अपना एसआईआर फॉर्म भर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को घुसपैठिया मुक्त बनाने का ऐलान कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। लेकिन योगी के इस ऐलान पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा गुस्से में है। अखिलेश यादव एसआईआर को बीजेपी का चुनावी हथियार बता रहे हैं। ये एसआईआर अपनी नाकामी, अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रहा है। मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि अपने मतदाता आम लोग मिलकर के वोटर लिस्ट को ठीक करें, अपना वोट बचाएं। ये साजिश षड्यंत्र इसलिए है कि सरकार सच्चाई से डरती है, हर आंकड़े में हेराफेरी करती है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सदा होती रही है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में जीत रही है, अभी बिहार में ऐतिहासिक विजय हमारी फिर से हुई है और आगे जहां चुनाव होने वाले वहां भाजपा के जीतने की पूरी उम्मीद है। इससे ये विपक्षी बौखला करके उल्टे सीधे प्रलाप कर रहे हैं, जिसका जनता पर कोई असर नहीं। एक तरफ एसआईआर पर उत्तर प्रदेश में एक्शन है तो बंगाल में टेंशन है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को बीजेपी की ध्रुवीकरण वाली साजिश बता रही है। एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोल दिया, कह रही है एसआईआर बंगाल में नहीं होने देंगे। लेकिन उसी बंगाल में एक और बाबरी बनाने की तैयारी हो रही है। इस पर तनाव न फैले, इसके लिए कोर्ट में पीआईएल दायर हुई है, क्योंकि उसे रोकने के लिए बंगाल सरकार ने एक्शन नहीं लिया। हालांकि विधायक को सांप्रदायिक बताकर पार्टी से जरूर निकाल दिया, लेकिन कांग्रेस इसे ममता का रिवर्स पोलराइजेशन ट्रिक बता रही है। वो जो करती है वही किए, यूज करो और थ्रो करो, यूज एंड थ्रो। हुमायूं कबीर भले ही तृणमूल कांग्रेस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उनके मस्जिद वाले प्लान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेलडांगा में, जहां पर हुमायूं कबीर तैयार कर रहे हैं 6 तारीख एक जो मंच निर्माण की आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जो जमीन है गांव का जमीन है। हुमायूं कबीर का कहना है कि यहाँ पर 6 तारीख सुबह से वो यहाँ पर रहेंगे और 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। जिस हुमायूं कबीर को ममता मीर जाफर यानी दगाबाज बता रही है, वो ममता बनर्जी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। नहीं बोलेंगे, सीएम को एक होना चाहिए। 2026 में सीएम और सीएम नहीं बनेगी, शपथ नहीं लेंगे, उनका एक चीफ मिनिस्टर का तकमा लग जाए। ममता के नाम हुमायूं के चैलेंज में कितना दम है, इससे बड़ा सवाल ये है कि यूपी और बंगाल दोनों में ही चुनाव है और उस चुनाव से पहले ध्रुवीकरण का तनाव है। क्या यूपी में एसआईआर के बहाने बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है? क्या समाजवादी पार्टी एसआईआर के खिलाफ माहौल बनाकर ध्रुवीकरण की जमीन तैयार करना चाहती है? और क्या इसी ध्रुवीकरण के लिए ममता ने अपने विधायक से बाबरी वाला बयान दिलवाकर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद फैज खान है, संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। तारिक खान साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी प्रवक्ता हैं टीएमसी के। अब मैं सबसे पहले एक बात प्रेम जी आपके पास आ रही हूँ। ये एक तरफ यूपी में एक्शन हो रहा है, योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि मैं एसआईआर की कमान संभाल रहा हूँ। बंगाल में कहा जा रहा है कि एसआईआर होने नहीं दिया जाएगा, वहां घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है, या कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर्स नहीं बनने देंगे। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, विपक्ष का आरोप है कि आप तो इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, इस देश में घुसपैठियों का प्रवेश क्या मुसलमानों का के हित में है क्या? और घुसपैठियों को निकालने की बात पर मुसलमानों को पीड़ा क्यों होनी चाहिए? जब यहाँ पर सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत महात्मा गांधी ने जो वचन दिया था भारत के विभाजन के समय, वचन यह था कि जो लोग बांग्लादेश और वर्तमान पाकिस्तान में गैर मुस्लिम जितने भी हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, उन पर जब वहाँ धर्म के आधार पर उत्पीड़न होगा तो उन्हें जो है भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। वह नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, कानून बनाया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने। तो उसको जो है यहाँ पर अफवाह फैलाई गई कि नहीं, मुसलमानों की यहाँ नागरिकता छीन ली जाएगी, और उस अफवाह को शुरू किया कांग्रेस ने, उसके बगल बच्चा दलों ने उसको हवा दी। इस देश से घुसपैठियों को निकालना तो हमारा जो है संवैधानिक दायित्व है, राष्ट्र का धर्म है,
उस राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा करने के लिए अगर कोई प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो हर राजनीतिक दल को ईमानदारी से राष्ट्रनिष्ठा अगर उसमें रंच मात्र भी हो तो खड़ा होना चाहिए। और विविध अवसरों पर जो है कांग्रेस के लोग तो श्रेय लेते रहे, हम घुसपैठियां निकालते रहे हैं। आज अगर बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात होती है तो छाती क्यों पीटने लगते हैं लोग? उसका कारण है भाई तारिक खान साहब, उसके कारण जो स्वयं जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो पाया था कि आईएमडीटी एक्ट जो बना था वो घुसपैठियों के हित में बना था। कांग्रेस की सरकार ने असम में घुसपैठियों को संरक्षित करने के लिए बाकायदा कानूनी प्रावधान कर रखा था। नहीं, मैं इसलिए आपने कहा कि इस पर विरोध क्यों हो रहा है। अब योगी आदित्यनाथ तो खुद मैदान में उतरे हैं। तारिक साहब, इसमें विरोध क्यों होना चाहिए? कोर्ट ने तो बहुत पहले कहा कि रेड कारपेट नहीं मिल सकता है। कोई विरोध नहीं है मैम। घुसपैठियों का नाम लेकर चुनाव को मुद्दा बनाते हैं। बिहार में 300 घुसपैठिए भी नहीं ढूंढ पाए। आसाम में जहां इनका खुद मुख्यमंत्री है, जब से हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं 1416, महात्मा वर्ड 1416 घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भेजे हैं। ये पहला डेटा हो गया। अब बात है घुसपैठियों को ढूंढेगा कौन और निकालेगा कौन? जाहिर सी बात है, अभी 2 दिन पहले लखनऊ के एक पेपर में खबर निकली कि जो महानगर के बीजेपी के अध्यक्ष हैं विनय त्रिवेदी साहब, उन्होंने कहा हमने 50,000 घुसपैठिए ढूंढ ली। फिर मैंने क्या किया, मैंने ऑफिशियली पता करने की कोशिश की कि घुसपैठिए निकालने या ढूंढने का काम किसका है। या गृह मंत्रालय करेगा, केंद्र या राज्य का, या जो विदेश मंत्रालय है वो करेगा, पासपोर्ट का डिपार्टमेंट करेगा, जब एनआरसी होगी तब करेगा, या जब एसआईआर होगा तब करेगा। मतलब ये विशेष अधिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी दिया गया है। और जो सिटीजन एक्ट था 1955 वो 6-7 बार संशोधित हुआ। एक बार इन लोगों ने चुपके से संशोधित कर उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी नाम ऐड करा दिया। फिर मैंने ये भी पता करने की कोशिश की कि कौन नहीं कर सकता नागरिकता का सत्यापन। कोई राजनीतिक पार्टी, कोई एनजीओ, कोई मीडिया के लोग, कोई प्राइवेट लोग, कोई निजी व्यक्ति, ये सबको, इवन पुलिस भी, जब तक मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी के लेवल की सत्यापन न हो नहीं कर सकता। ये हुई कानून की बात। मगर मैडम, इनका कानून से कोई खास लेना देना नहीं है। अब गली गली में लोग जाएं और खुद ही लोगों के उठाएं और बिहार चुनाव की तरह बता दें कि ये घुसपैठिए, हमने 50 लाख 1 करोड़ घुसपैठिए निकाल दिए। मैम, कोई एक स्ट्रक्चर्ड वे होगा। कौन करेगा बताइए ना मुझको, कौन करेगा? इनके कार्यकर्ता करेंगे, ये लोग निकालेंगे। सरकार कहाँ है? नहीं, इनके पास वो अधिकार नहीं है कि ये निकालें, लेकिन ये जरूर अधिकार है कि ये जाकर सरकारें, और खासकर जिस राज्य में हो रहा है। अब अगर यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग खुद बीएलओ की जाकर मदद करें, तो क्या यही बात बंगाल में नहीं की जा सकती है? नहीं, मैं इनके महानगर अध्यक्ष का स्टेटमेंट है। नहीं, आप एक तरफ कहते हैं बीएलओ को दिक्कत हो रही है, तो अगर वहां जाकर यूपी के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं विधायकों से कि आप खुद उतरिए, लोगों की मदद करिए, तो लोगों से मदद करिए, पर्चे भरवाइए, जाकर घर में बोलिए, तो फिर यही बात के और राज्यों में नहीं हो सकती। इसमें गलत क्या है? कैबिनेट में 2 मिनट का कंडोलेंस किया क्या? 11 से ज्यादा बीएलओ की मौत हुई। एक बार कंडोलेंस किया क्या? पैसे मत दीजिए अखिलेश यादव साहब। मैं एक बार फैज जी के पास, सुनिए, मैं एक बार फैज खान और रशीदी जी के पास, स्वयं जी के पास, अखिलेश जी के पास, सबके पास जाऊंगी जल्दी से, क्योंकि जो खबर आ रही है अभी, मैं तस्वीरें चाहती हूँ एक बार दिखाई जाए कि वहां बंगाल में हो क्या रहा है। बंगाल में कल 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को एक और बाबरी की नींव रखने की बात हो रही है। अब इसे लेकर कांग्रेस अलग हमलावर है। अखिलेश जी, कांग्रेस कह रही है ममता जी का तो यही काम है, वो तुष्टीकरण इसी के जरिए करती हैं, इन्होंने ही बुलवा दिया होगा बयान। अधीर रंजन चौधरी का बयान आया। लेकिन मैं एक बार ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि भीड़ देखिए आप वहां पर, ये कल के कार्यक्रम के लिए भीड़ जुटाने की कोशिश हो रही है और आज भी बहुत संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए थे। फैज जी, रशीदी जी को भी लीजिए एक बार स्क्रीन पर। मुझे ये बताइए फैज जी कि एक और बाबरी, पिछली बार मुझे याद है रशीदी जी ने कहा था जब ये खबर सबसे पहले आई थी कि दिक्कत क्या है, तो मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या ये एक और बाबरी की जो तैयारी है ये माहौल बिगाड़ेगी क्या वहां बंगाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। सुचरिता जी, वंदे मातरम। माइक ऑन है मेरा और मजबूती से अपनी बात कहूँगा। इस देश में कानून के तहत, सुप्रीम कोर्ट के तहत सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए
राम मंदिर बना है और शांतिपूर्वक बना है और उसमें मुस्लिम समाज ने भी भागीदारी की और 3000 मुस्लिम के साथ हम खुद गए थे राम मंदिर में। लेकिन कुछ लोग इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जब एक तरफ एक बड़ी समिति ने हिंदुओं की ये कह दिया था कि कोई बड़ा सेलिब्रेशन ना हो फैसला आने के बाद, तो हिंदुओं ने बड़ा सेलिब्रेशन भी नहीं किया और मुसलमानों की तरफ से कोई बड़ा विरोध भी नहीं हुआ, एक दो पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के। लेकिन अब फिर से बंगाली नहीं, पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए ये हुमायूं कबीर और इस तरह के छुटभैये टटपुंजिया किस्म के नेता फिर से बाबरी मस्जिद का मुद्दा उछाल रहे हैं, जिन्न निकाल रहे हैं और इसके नाम से केवल और केवल राजनीति करना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं सुचरिता जी, पुनः बताऊं और बारंबार बताऊंगा, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान कहीं सजदा करता है तो भारत में करता है। फिर ये बाबरी मस्जिद के नाम पर गंदा खेल क्यों? और एक बात मैं बताऊं, मस्जिद बनाना है अल्लाह के नाम पर बनाओ, अल्लाह का नाम रहीम है, करीम है, रहमान है, रज़ाक है। आप मस्जिद बनाना है अल्लाह के नाम पर बनाओ, रसूल अल्लाह के नाम पर बनाओ, वली अल्लाह के नाम पर बनाओ। अरे हुमायूं कबीर, ये बाबर तो महतारी का डौका है, अब मुझे इसके नाम से क्यों बना रहे हो? बाबर कौन लगता है तुम्हारा? रशीदी जी बताइए, रशीदी जी, कोई दिक्कत है अगर वो बोल रहे हैं? और कल ये देखिए, ये जो भीड़ आई है, ये भीड़ जो आप देख रहे हैं वहां पर जुट रही है, कल बड़ी संख्या में आएगी। अब उसे लेकर वहां सिक्योरिटी अलर्ट है, यूपी से लेकर बंगाल तक। हाईकोर्ट कह रहा है कि इस तरह का काम अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत होगी तो ये सरकार देखे, ये हम थोड़े ही देखेंगे। हर चीज के लिए आप कोर्ट में आ जाते हैं। लोग एक PIL दाखिल की गई थी क्योंकि वहां पर एक ऐसी तस्वीर नजर आ रही है कि वहां पर बाबरी को लेकर एक और बाबरी बनाएंगे। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं हमें रोक के दिखाइए, हम तो करेंगे यहाँ। अब इन्होंने कहा, आपने फैज जी को सुना क्या कह रहे हैं? वो बनाइए लेकिन बाबरी क्यों? जानबूझ के देश का माहौल खराब। चारिता जी, देश संविधान से चलता है, शरीयत से, कुरान से, गीता से नहीं चलता। और देश का संविधान इस बात की खुली इजाजत देता है कि आप अपने धर्म पर अमल कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, अपनी मस्जिदें बना सकते हो, अपने मदरसे बना सकते हो। बिल्कुल। और संविधान ने यह भी कहीं रोक नहीं लगाई कि फला नाम से मस्जिद नहीं बन सकती और फला नाम से बन सकती है, ऐसा भी कोई रोक नहीं। दूसरी बात, देश के अंदर हजारों लाखों करोड़ों बाबर, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, ये सब नाम है मुसलमानों के। तो क्या ये फैज साहब ऐसा कोई कानून लाने की बात कर रहे हैं या ला सकते हैं, या इनमें हिम्मत है कि देश में जो भी इस नाम के लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए? नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। आप बार बार बीजेपी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। मैं बीजेपी का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं इसमें नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप कई मुद्दों में कहते हैं। मुझे ये बताइए, ये जो तस्वीर है, ये क्या तुष्टीकरण की कोशिश नहीं है? आपसे पूछ रही हूँ। आप कहेंगे नहीं तो मैं नहीं मान लूंगी। आप एक तो मेरे जवाब को बीजेपी के साथ मत जोड़िए। अरे नहीं जोड़ रही, लेकिन कई मुद्दों पर आप कहते हैं ना कि ये बीजेपी तुष्टीकरण की कोशिश कर रही है। तो गलत बात नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बीजेपी का हिमायती हूं, लेकिन ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना मेरा काम भी है। दूसरी बात, आप कह रही हैं तुष्टीकरण की राजनीति है। तुष्टीकरण की राजनीति इसको बना कौन रहा है? फैज खान जैसे लोग, जो बार बार बाबर को गाली देने का काम कर रहे हैं, बार बार औरंगजेब को गाली देने का काम कर रहे हैं। अरे वो करने दो ना, जो कुछ कर रहा है करने दो, जैसा करेगा वैसा नाम होते हैं मुसलमानों के, इससे कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति किस विचारधारा से पता है? पंच तत्व के आधार पर भारत ने पृथ्वी मिसाइल बनाया था, तो पाकिस्तान ने पृथ्वी को पृथ्वीराज चौहान से जोड़कर गौरी मिसाइल बनाया। इस गंदी मानसिकता के तहत बाबर का नाम लेकर बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अरे हमने पंच तत्व के आधार पर पृथ्वी बनाया था भाई, पृथ्वीराज चौहान के आधार पर नहीं बनाया था। लेकिन पाकिस्तान की गंदी विचारधारा, वो मोहम्मद गौरी के नाम पर मिसाइल बनाया। यह गंदी विचारधारा हुमायूं कबीर की, और यहाँ बैठे तथाकथित मुस्लिम विद्वान, तथाकथित कह रहा हूं, कि बाबर के ही नाम पर बनाएंगे, गौरी के नाम पर बनाएंगे मिसाइल, गजनी के नाम पर बनाएंगे, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएंगे। नाम गलत नहीं है, जहनियत गलत है, आपकी विचारधारा गलत है। अब मैं एक बार स्वयं प्रकाश जी के बाद, स्वयं प्रकाश जी, अखिलेश जी, हाँ बोलिए, चलिए 30 सेकंड लीजिए, जल्दी से बोलिए।
मैं इन इस तरह की मानसिकता के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, मेरा खुला चैलेंज है, बाबर को हिंदुस्तान में लाने वाला कौन था, नाम बताएंगे? अरे उस पर 25,000 बार डिबेट हो चुकी है। बाबर को कौन लाया था? बाबर को हिंदुस्तान में मारा था राणा सांगा ने, खुदा के मारा था, हराया था। राणा सांगा को सोबत नहीं थी, संग्राम सिंह नाम था, एक हाथ कट गया फिर भी लड़ते रहे। अब बाबर को बंदी बना लिया था। क्या बात करते हो? बाबर को लेकर आया था, वो सब इतिहास वाली बात खत्म हो चुकी है, फिर से वही निकाल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार सुनिए, मैं इसको 2026 के चुनाव से जोड़कर देखूं क्या? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जुड़े हुए हैं, अखिलेश जी जुड़े हुए हैं, प्रेम जी बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट रुकिए। तुम ना हिंदू ना मुसलमान को लड़ाने का अपने धर्म के लिए बढ़िया मुसलमान रहूं, मैं मिट्टी के लिए रहूंगा। ठीक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेगा। बिल्कुल, दोनों ही लोग अच्छी बात कर रहे हैं, दोनों ही लोग अच्छी बात कर रहे हैं, तो इसका समर्थन होना चाहिए। दोनों ही लोग अच्छी बात कर रहे हैं, इसका समर्थन होना चाहिए। मैं स्वयं प्रकाश जी को स्क्रीन पर लीजिए भाई, स्वयं प्रकाश जी, अखिलेश जी और प्रेम शुक्ला जी, एक बार स्वयं प्रकाश जी जरा बता दीजिए। ये हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया ममता जी ने, लेकिन वो अभी भी वो कह रहे हैं 26 हारेंगी ममता बनर्जी। 10 सेकंड देंगी क्या? हाँ, बिल्कुल आ रही है। वो उनके बोलने से और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता, अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता के बोलने से अगर हारने के ममता बनर्जी के दामन पे दाग लग जाएगा तो फिर बहुत लोग हैं इस देश के अंदर में। देखिए, नाम में हुमायूं भी है और कबीर भी है। काश वंशावली के बारे में न सोचकर थोड़ा कबीर को पढ़ समझ लिए होते तो ये नफरती चिट्टू जैसी बात नहीं करते। सांप्रदायिक ताकत अगर कोई भी व्यक्ति बढ़ाता है, कोई भी धर्म, देखिए ममता बनर्जी क्या कहती है, धर्म अपना उत्सव सबका। अगर दुर्गा पूजा पर भी अगर वो चंदा देती है, मौलवियों को भी वो देखती है, देश में पढ़ने वाली गरीब बच्चे जो जाते हैं स्कूल, महिलाएं जाती है, उनके बारे में वो देखती है। अगर लक्ष्मी भंडार अगर ममता बनर्जी ने शुरू किया, उसी के ऊपर में ममता बनर्जी को यहाँ की बंगाल की जनता हिंदू मुसलमान नहीं करती है। यहाँ की जनता जो 94-95 जो ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा दी गई प्रकल्प है, उसके नाम पर ये मां माटी पर कहाँ की जनता हिंदू मुसलमान करती है फिर? और चौथी बार नहीं स्वयं जी, कहाँ की जनता करती है? आप कह रहे हैं यहाँ की जनता नहीं करती, बंगाल की नहीं करती, तो और कहाँ की करती है? नहीं, पश्चिम बंगाल की जनता तो पढ़ी लिखी जनता है। तो बाकी जगह गंवार है क्या? अनपढ़ है? नफरत क्या चीज? नहीं, बाकी जगहों की अनपढ़ गंवार है। बंगाल के चुनाव से पहले क्या ये तुष्टीकरण की एक कोशिश है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, जब भी हिंदुस्तान में चुनाव हुआ है पिछले 11 वर्षों में, बीजेपी और मीडिया के लिए उस प्रदेश में घुसपैठिए मुद्दा बना है। हम घुसपैठियों की चर्चा हुई है, अभी इसके पहले बिहार में हुई, उसके पहले दिल्ली में हुई, महाराष्ट्र में, जहाँ चुनाव होता है घुसपैठिए एक मुद्दा बनाती है बीजेपी। मोदी जी उस पर उसी से शुरुआत करते हैं और चुनाव बाद भूल जाते हैं। लेकिन जब बीजेपी के लोग या मीडिया हिंदुस्तान में घुसपैठिए आ रहे हैं या घुसपैठिए हैं इसका जिक्र करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि ये अपने गृह मंत्री की निकम्मेपन की पोल खोल रहे हैं। गृह मंत्रालय का ये काम है घुसपैठिए बाहर निकालो। 10 सालों में 90,000 घुसपैठिए कांग्रेस की हुकूमत ने बाहर किया था। ये तो कुछ हजार भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन सिर्फ भाषण करना है इन्हें, क्योंकि इन्हें चुनावी मुद्दा चाहिए, काम नहीं चाहिए, इन्हें भाषण करना। बिहार में भी जब चुनाव ये अभी SIR शुरू हुआ तो बताया गया कि घुसपैठिए हैं, रोज डिबेट होती थी, बीजेपी के लोग बताते थे, एंकर बताते थे। अभी आपने भी यूपी में बताया कि घुसपैठिए अब नहीं बचेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता है, चुनाव आयोग से लगाए, मीडिया से लगाए, बीजेपी के लोग, कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, यूपी में अभी तक कितने घुसपैठिए मिले। तो ये जो एक नैरेटिव बनाने का, क्योंकि काम की उपलब्धि नहीं है, कोई इनके पास ऐसा जनता को या देश को ऐसी चीज इन्होंने अपने हुकूमत में नहीं दी है जिसके नाम पे वोट मांग सकें, इसलिए ये बात कर रहे हैं। वर्तमान और भविष्य की बात नहीं करेंगे। ये ना नौकरी दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, ना कारोबार दे सकते हैं, ना बेहतर भविष्य दे सकते हैं, तो ये इतिहास में जाएंगे। बाबर अकबर फला धमाका की बात करते हैं। अच्छा, भविष्य में नहीं जा रहे प्रेम जी, हो हर जगह वो आप पर सवाल उठा रहे हैं, आप भविष्य में नहीं, आप भविष्य में नहीं जाते। आप हमारे मोदी जी ने कहा था
$58 था। मोदी जी का भाषण 2 बार दिखा दीजिए, पराजित होता रहा। बोलते थे वो कांग्रेस का रुदाली गिरोह देश का प्रधानमंत्री रोता रहा और 95 अच्छा ठीक है ना, एक सेकंड मैं आप दोनों देखिए, आप दोनों बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के। मैं आपसे एक बार देखिए, जिन राज्यों में दोनों का नाम ना लें जी, दोनों का नाम ना लें, मैंने बीच में नहीं बोला, इसलिए आप जो बोल रहे हैं उसका नाम लें। नहीं, मैं आप दोनों से मुखातिब हूँ अखिलेश जी, आप दोनों स्क्रीन पर हैं इस वक्त। मैं सिर्फ ये बोल, प्रेम जी एक मिनट, प्रेम जी एक मिनट, मैं आपसे बोल रही हूँ। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए, खुशी बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं सुन लूंगा। मैं कांप रहे डर के मारे कि अधीर रंजन चौधरी वहां ममता से मुकाबला करते हैं, लेकिन राहुल गांधी दुम दबा लेते हैं। अखिलेश सिंह की हिम्मत नहीं पड़ती कि अधीर रंजन चौधरी के समर्थन में एक शब्द बोल दे, एक शब्द। अधीर रंजन चौधरी के बारे में ममता बनर्जी ने जिस तरह की आपत्तिजनक बात की है, उस पर एक शब्द अखिलेश सिंह समेत राहुल गांधी का कोई प्रवक्ता बोलने की हिम्मत नहीं रखता। सुश्री ममता बनर्जी ने बंगाल में उनकी यात्रा को नहीं घुसने दिया राहुल गांधी की, लेकिन दुम दबाकर राहुल गांधी ऐसे बैठे रहे कि आज दिन तक ममता बनर्जी के खिलाफ चू चपड़ भी नहीं कर पाए। ये लोग भली बात जानते हैं। और बाबर की कब्र पर फातिया पढ़ने नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सब गए। राम मंदिर का दर्शन करने क्यों नहीं आए भाई? राम मंदिर का दर्शन करने में नेहरू को शर्म आती थी। घनश्याम दास बिरला ने ये बाकायदा सरदार पटेल से कहा कि अगर महात्मा गांधी जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति के संपर्क में जवाहरलाल नहीं आ गए होते, देखिए तो जवाहरलाल नेहरू का पूरा खानदान कन्वर्ट हो गया होता है। मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए हम फिर मैं अभी पुस्तक में लिखा गया घुसपैठियों पर जो कार्रवाई हो रही है उसकी और एसआईआर की प्रक्रिया की बात कर रही हूँ। प्रेम जी सुनिए मेरी बात, प्रेम जी मेरी बात सुनिए ना। आपने जो बात कही, मैं उसी बात पर अखिलेश जी से भी बात कर रही हूँ, स्वयं जी से भी बात कर रही हूँ। सीधी बात यह है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसके तहत अगर काम किया जा रहा है, वो कह रहे हैं आप लोग घुसपैठिया का मुद्दा बार बार इसलिए ले आते हैं क्योंकि आपके पास भविष्य की बात करने का कोई काम नहीं है। यही तो कह रहे हैं ना अखिलेश जी, आप बार बार घुसपैठिया पर बहस करने लगते हैं। नहीं निकाला जाना चाहिए भविष्य। बताइए भाई अखिलेश जी, घुसपैठिया नहीं निकालने चाहिए, दोनों को स्क्रीन पर रखिए। देखिए भारत में 2.5 करोड़ घुसपैठिए कांग्रेस के कुकर्म के कारण चले आए और ये संसद में स्वीकार लिया। इतनी बेशर्मी और किसी में हो सकती है? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बेशर्मी से संसद में स्वीकार किया कि 2.5 करोड़ घुसपैठिए घुसपैठ किए। ठीक है, आप वो जवाब देंगे, अखिलेश जी जवाब देंगे आपका। भाई घुसपैठिए नहीं निकालने चाहिए। अगर इतिहास में घुसपैठिए देश में आए, वो कह रहे हैं कि अब हम कार्रवाई ना करें। एनआरसी का समर्थन कीजिए ना। अखिलेश जी यही पूछ रही है, एनआरसी का समर्थन करते हैं क्या? घुसपैठियों को निकालने नहीं तो एसआईआर का मतलब एनआरसी है क्या? चाहिए नहीं एसआईआर का मतलब एनआरसी है क्या प्रेम जी? एसआईआर का मतलब एनआरसी है क्या? नहीं एनआरसी मान लीजिए घुसपैठिया निकालना चाहते हैं ना। नहीं तो इसको इक्वेट मत करिए क्योंकि ये अलग बवाल हो, ये अलग बवाल है। ममता बनर्जी पहले कह चुकी है एनआरसी है एसआईआर के बेस में। नहीं निर्वाचन आयोग का दायित्व तो एसआईआर तक सीमित है, एनआरसी गृह मंत्रालय का दायित्व है। ठीक है अखिलेश, कृपा करके मुझे बताइए। ठीक है मैं एक बार अखिलेश जी से जवाब ले रही हूँ, फिर स्वयं जी के पास जाऊंगा। अखिलेश जी कांग्रेस पार्टी ठीक है अखिलेश जी, सीएए का विरोध कांग्रेस ने किया कि नहीं? अच्छा ठीक है अखिलेश जी। प्रेम ये जी का चैनल जो है ना अडानी साहब का, प्रेम जी का जवाब दीजिए। अगर आपको नहीं देना है तो सर मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मैं मुझे पता नहीं आजकल के नेता आप लोग इस तरह की भाषा पर क्यों आ जाते हैं? क्यों बेशर्मी से? मैं बात कर रही हूँ मुद्दे की, आप चले जाते हैं कहीं और। हम बात कर रहे हैं 3 की, आप चले जाते हैं 10 पर। अच्छा नहीं लगता है और मुझे समझ नहीं आता हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं। मुद्दे पर बात करिए। उससे चंदे पलते हैं ना। अच्छा ही नहीं लगता। भारत के उद्योगपतियों से पीड़ा। ठीक है अब एक मिनट के चंदे पर पलने वाले लोग हैं ना। अब मैं एक बार स्वयं जी के पास जा रही हूँ। स्वयं जी जरा बताइए 2026 का जो चुनाव है, ममता बनर्जी उसको लेकर अपना कार्यकर्ताओं को इससे भी मुखातिब हैं, काम भी कर रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उन पर एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मैंने एसआईआर की प्रक्रिया को ना कह दिया होता तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता। उन्होंने ये भी कहा आज। जी देखिए 4 तारीख को जिस दिन जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई उसी दिन ममता बनर्जी ने
करीब करीब 20 लाख लोगों की एक पदयात्रा की थी कलकत्ते शहर में। आप लोगों ने टीवी चैनल से देखा होगा। उस मंच से उन्होंने कहा था, एक ही बात कही थी कि किसी भी योग्य वोटर का नाम कटने न दिया जाएगा और किसी भी अयोग्य वोटर का नाम न जुड़ने दिया जाएगा। इसमें क्या कालत है? अगर जिस तरह से अभी आपने टीवी डिबेट शुरू करने के पहले योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ की कि वो अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बोल रहे हैं कि आप जनता के पास जाइए, तो क्या पश्चिम बंगाल में ये नहीं हुआ? क्या तृणमूल कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता, मैं स्वयं एक एक गली में मेरा खुद का कैंप चल रहा है, हमने लोगों के एनुमरेशन फॉर्म भरवाए हैं 2002 की लिस्ट में जिनके नाम है नहीं है, और उसके बाद ये कैंप मे आई हेल्प यू कैंप तब तक जारी रहेगा तब तक आखिरी वोटर का नाम भी उसमें बांध न जाए, फाइनल लिस्ट डिक्लेयर होने के पहले। ममता बनर्जी ने कोई गलत बात नहीं कही है, जो संविधान के तहत है। अगर इसके बाद भी अगर मामला नहीं सुनता है तो हम इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे। हमने तो बात रखी है, आज बीएलओ जो मर रहे हैं 55 से ज्यादा, 13 से 13 बीएलओ आज भी मौत और जीवन से जूझ रहे हैं और करीब 40 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी और पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, कभी भी थोड़ी सी भी संवेदना नहीं दिखाई जा रही। आज इंडिगो फ्लाइट 50-50 हजार रुपए में लोग एयरपोर्ट पर क्या हालत है, किस तरह से इन्होंने दुर्दशा कर दी है। ट्रेन हो चाहे रेल हो, कैसी दुर्दशा है। 90 पर डॉलर चला गया, उस मुद्दे पर बात नहीं करनी है। इनको बात करनी है सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ये सब इनके एजेंडा है, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे वो सुबेंदु अधिकारी जैसे। नहीं, पर हुमायूं कबीर तो आपकी पार्टी के नेता है स्वयं जी, ये उनका एजेंडा कैसे है? सिर्फ मुसलमान उनका एजेंडा है नफरत फैलाना। हिंदुस्तान में हिंदू का नाम ना लें। या अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो इनकी रोटियां दुकान कैसे चलेगी, बंद हो जाएगी। हुमायूं कबीर जैसे नेता अगर इस देश में ना हो तो इनकी दुकान कब भी बंद हो जाए। अगर इनको तो ऐसे ही लोग चाहिए ना कि ये सामने से दुश्मन आए और हम मारे। अरे भाई, ये देश संविधान से चलता है, तिरंगे झंडे से चलता है, हमारे केसरिया से नहीं चलता। अच्छा ठीक है, इस तरह की भाषा नहीं करेंगे। एक बार सुनिए शुक्ला जी, मुझे खराब लगता है, हम एक मुद्दे की बात कर रहे हैं लेकिन उस मुद्दे की बात ना करके हम अगर भाषा का स्तर गिराते हैं तो बहुत बुरा लगता है। मैं एक बार फैज जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, देश के मुसलमानों की बात होती है, जब बाबरी की बात होती है, यहाँ पर खान साहब भी बैठे हुए हैं, रशीदी जी बैठे हुए हैं। मैं आ रही हूँ, एक बार सिर्फ रशीदी जी को लीजिए और फैज साहब को लीजिए जरा स्क्रीन पर, तारिक खान साहब को लीजिए, क्योंकि देश के मुसलमानों की बात होती है। तो आज के समय में जिस तरह के बयान आ रहे हैं फैज साहब, कहीं बात ये कही जा रही है कि जिहाद छेड़ने की ज़रूरत है, दूसरी तरफ ये बयान आ रहे हैं कि बाबरी तो बनाकर रहेंगे और जो नहीं बनाना, अगर बाबरी नहीं बनाने देंगे तो हम एक साथ उठकर जंग छेड़ देंगे। तो ये सारे बयान क्या कहते हैं फैज साहब? देखिए, ये एक तनाव पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं तनाव बिल्कुल पैदा करेंगे। थोड़ा इसके पीछे की आप मानसिकता समझिए। भारत का मुसलमान देशभक्त है, अपने वतन से मोहब्बत करता है बेशक, हाँ। लेकिन 1947 में कुछ योजना के तहत कुछ लोग यहाँ पर जानबूझ के रुके थे। जो भाषा जिन्ना ने कही थी कि हमारा खाना अलग है, वो खाने में क्या है, मेन गौ माता की ही बात थी कि हमारा खाना अलग, हमारी इबादत अलग, हमारा पहनावा अलग, और हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमको अलग देश दे दो। तो जिन्ना को अलग देश दे दिया गया था। फिर कुछ लोग, सारे मुसलमान देशभक्त हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर यहाँ रुके और फिर वो लोग वो जिन्ना की भाषा कह रहे हैं कि भैया हमारा खाना अलग है, हमारी इबादत का तरीका अलग है, हमारा रहन सहन अलग है। तो जिनको ये पसंद नहीं वो लोग देश छोड़कर चले जाओ। बस ये कहना यानी कि पहले तो वो पाकिस्तान ले लिया, आप कह रहे बाकी लोग देश छोड़कर चले जाओ। कहने का मतलब जानबूझ के देश में तनाव पैदा करने के लिए, मैं यही कहना चाहती हूं ये लोग हरकतें कर रहे हैं कि भले ही कल 6 दिसंबर हो, लेकिन एक तनाव इस देश में पैदा ना हो, यही प्रार्थना, यही दुआ हम सब करते हैं। और इसीलिए इस तरह की जब खबरें आती है तो मन में एक डर बैठता है, और वो डर नहीं होना चाहिए। हमेशा इस तरह की खबरों के बाद कोई तनाव ना हो, इसी प्रार्थना के साथ। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।